नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्वदेश आर। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। अगले 1 घंटे आपके स्क्रीन पर आने को तैयार अब तक की बड़ी और खास खबरें, लेकिन कुछ अहम खबरों पर हमारी विशेष नजर रहेगी और उन पर हम चर्चा भी करेंगे। आपके होम लोन की ईएमआई फिर कितनी बढ़ने वाली है, आपकी जेब पर कितना बोझ पड़ने वाला है, महंगाई के दौर में हमें और आपको पड़ने वाली और कितनी मार है, इन्हीं सवालों के साथ स्वदेश आवर की शुरुआत कर रहे हैं। यह सवाल इसलिए क्योंकि आरबीआई कल अपनी मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करने जा रहा है। सोमवार से आरबीआई एमपीसी की बैठक शुरू होने के बाद सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि इस बार रिजर्व बैंक रेपो रेट में कितना इजाफा करने वाला है। मई 2022 से अब तक रेपो रेट में 1.90 का इजाफा हो चुका है। महंगाई को काबू में लाने के लिए अमेरिकी फेड की तरह आरबीआई भी ब्याज दरों में इजाफे का सहारा ले रहा है। हालांकि इस बार महंगाई के आंकड़ों में आई गिरावट को देखते हुए रेपो रेट में मॉडरेट इजाफे की उम्मीद की जा रही है, लेकिन ईएमआई में लगातार हो रहा छोटा छोटा इजाफा जेब पर भारी पड़ रहा है। लेकिन क्या सिर्फ रेपो रेट बढ़ाने से ही महंगाई से निजात मिल जाएगी? इन्हीं सब पहलुओं पर हम एक्सपर्ट से करेंगे खास बात, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं ब्याज दर बढ़ाने के फैसले और इसके पड़ने वाले असर पर ईटी नाउ स्वदेश का एक पोल। इस पोल के नतीजों के साथ पूरा एनालिसिस कर रही हैं हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। इस बार की पॉलिसी में माना जा रहा है कि इस बार आरबीआई रेपो रेट में 0.35% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है आरबीआई की तरफ से, क्योंकि आरबीआई में जो ब्याज दरों की बढ़त का दौर था वो तो आगे जारी रहेगा, लेकिन वहां पर थोड़ा धीमापन देखने को जरूर मिल सकता है और 0.35% की बढ़त का हम अनुमान कर रहे हैं। तो जो रेपो रेट है वो बढ़कर 6.25% के आसपास हो सकते हैं और सभी जानकारों का ये मानना है कि ब्याज दरों में बढ़त रहेगी। जो आरबीआई का रुख होगा वो एकोमोडेशन विड्रॉल से न्यूट्रल होने की उम्मीद की जा रही है और इसके अलावा महंगाई को लेकर भी फोकस बना रहेगा। अब इस बार एमपीसी की बैठक में क्या कुछ इंपॉर्टेंट होगा देखना, यह हम आपके सामने एक एक करके रखते हैं। महंगाई और ग्रोथ अनुमान को लेकर क्या कमेंट्री आती है इस पर नजर रहेगी, क्योंकि महंगाई इस बार हमने देखा कि नवंबर महीने में जो महंगाई का आंकड़ा था वो अपने 3 महीने के निचले स्तर पर आ चुका था 6.7% के आसपास, और वैसा ही कुछ आउटलुक FY23 के लिए भी आरबीआई ने शेयर किया। तो देखना होगा ये कि क्या महंगाई में कुछ कमी, महंगाई के आउटलुक में क्या कुछ कमी होती है और इसके अलावा जीडीपी ग्रोथ को लेकर क्या अनुमान होता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट होगा देखना है। इन सभी के साथ ही साथ लिक्विडिटी को लेकर आरबीआई का क्या नजरिया है, सिस्टम में कैसी लिक्विडिटी वो देख रहे हैं, ये भी काफी अहम होगा जो कि बाजार वॉच करेगा। और जो रुपए की चाल हो रही है, ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल सिनेरियो जो इस वक्त बन रहे हैं उस पर आरबीआई के क्या व्यूज हैं, क्या बयान वहां से निकल कर आता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट होगा देखना। और कुल मिलाकर ब्याज दरों की बात करें तो 0.35% की बढ़ोतरी की उम्मीद इस बार हम कर रहे हैं। तो ये था हमारा पोल जिसको हमने आपके सामने रखा और यही इशारा मिल रहा है कि जो 35 बेसिस पॉइंट है उतनी बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है, महंगाई जो है, अक्टूबर के आंकड़े अगर हम देखें तो वहाँ पर एक नरमी नज़र आई और रेपो रेट में 0.35% की बढ़ोतरी उम्मीद की जा सकती है और इस तरह से रेपो रेट हो जाएगा 6.25%। और क्या सवाल यह है कि जो एकोमोडेशन विड्रॉल है उससे रुख जो हो सकता है वो न्यूट्रल हो सकता है, या महंगाई को कम करने पर आरबीआई का फोकस अभी भी बना रहेगा, या आरबीआई जो हम बात कर रहे हैं 35 बेसिस पॉइंट की, क्या आरबीआई ऐसा भी कर सकती है कि वो टाइटनिंग जारी रखे और अगले जो एमपीसी है उस तक चीज़ों को टाल दे? बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन जो सेंटिमेंट है वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरह की स्थितियां फिलहाल हैं, और हमने देखा कि फेड ने भी, जहाँ पर तो हम देख रहे हैं कि एक तरह से डबल डिजिट में वहाँ पर इन्फ्लेशन है, उसके बावजूद एक नरमी दिखाई गई है। तो भारत जो है, भारत की स्थितियाँ ज़्यादा बेहतर हैं उन सब को लेकर, और जिस तरह से हमने कहा भी महंगाई के आंकड़े जो आए थे अक्टूबर महीने के वो थोड़े नरम थे। हालांकि अभी भी 15 महीनों से ये लगातार 6% के ऊपर बना हुआ है, तो एक प्रेशर तो है, लेकिन क्या यही एक तरीका अभी बचा है, यही एक ऑप्शन बचा हुआ है रेट्स हाइक का, या जैसा हम बार बार कह रहे हैं कि एक रुख जो है वो नज़र आने वाला है
जो एकोमोडेशन विड्रॉल वाली बात है, जो इजी मनी पॉलिसी जो विड्रॉल की बात है, वही बना रहेगा, या हम देखेंगे कि न्यूट्रल थोड़ा रहेगा? इशारा यही है कि बेहतरी के संकेत हैं। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं एक्सिस बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट सौगता भट्टाचार्य जी। सौगता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सवाल यही है कि आरबीआई की एमपीसी पर सबकी निगाहें हैं। इस बार उम्मीद यही की जा रही है कि एमपीसी स्मॉलर जो रेट हाइक है वो कर सकती है, पिछले जिस तरह के ट्रेंड्स नजर आए हैं उनकी तुलना में। और अगर ऐसा होता है तो इसके पीछे की क्या वजहें आप देख रहे हैं? क्या अक्टूबर महंगाई में जो आंकड़ों में आई नरमी है वो एक फैक्टर है, या आपको लगता है कि 35 बेसिस पॉइंट ये ऑलमोस्ट डन है, इसके इर्द गिर्द ही चर्चा चल रही है? या आरबीआई ऐसा भी कर सकती है कि टाइटनिंग जारी रखते हुए आगे कुछ चीज़ों को आगे के मामले में छोड़ दे कि ठीक है ये जो नरमी है वो शायद हम आगे इस पर विचार करें? आपका व्यू क्या कहता है? आपकी टिप्पणी के आपने आपने ऑलरेडी कर दी है, लेकिन आप ठीक कर रहे हैं कि इस बार पहला कारण है ये हम लोग क्यों देख रहे हैं 35 बेसिस पॉइंट की हाइक। एक्चुअली 25 भी हो सकता है, हमारा बेस लाइन है 35, लेकिन हो सकता है कि 25 भी करें। एक तो है पूरे जितने ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स हैं, फेडरल रिजर्व है, बैंक ऑफ इंग्लैंड है, बैंक ऑफ कनाडा, रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, सब सिग्नल कर रहे हैं कि अब इनका जो पहले जो फ्रंट लोडेड 75 बेसिस पॉइंट की जो हाइक जो जो इनकी बढ़ोतरी हो रही थी उनके रेट्स पे, वो अभी बंद हो गया है। मार्केट्स की अभी भी आशा है कि अगले जो 14 तारीख को फेड की जो उनकी पॉलिसी की मीटिंग है वहां पे भी उन लोग 50 बेसिस पॉइंट करेंगे। तो एक ये है कि ग्लोबली जितने सेंट्रल बैंक्स हैं वो अपनी सिग्नल कर रहे हैं कि उनके रेट हाइक्स में कम हो रही है। दूसरी चीज है, हमारे देश में भी ग्रोथ अभी भी तगड़ा है। ऐसा नहीं है कि बहुत ग्रोथ हमारे यहाँ पे कम गया है, लेकिन ऐसा लगना शुरू हुआ है कि अभी धीरे धीरे कुछ कुछ चीजों में, कुछ सेक्टर में, कुछ सेगमेंट में कुछ ढिलाई देखने की संभावना है। तो वो हम लोग देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि बहुत कुछ कम हुआ है। हमारे पीएमआई का नंबर देखे हैं मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज में, लेकिन डर ये है कि अभी इतना जल्दी 6 महीने के अंदर 190 बेसिस पॉइंट हमारे रिपो में हाइक हुआ है। इस बार का ट्रांसमिशन बहुत फास्ट है। तो ऐसा नहीं हो कि 3-4 महीने में ये बहुत एक टिपिंग पॉइंट, जैसा जब कहते हैं कि एक टिपिंग पॉइंट आ जाए कि ग्रोथ बहुत जल्दी स्लो हो जाए। हाँ, कि हम अभी भी आशा कर रहे हैं कि हमारी इस साल की ग्रोथ 6.8, 6.9, 7% ग्रोथ रहे। अगले साल तो थोड़ा सा होगा ही, लेकिन ऐसा नहीं हो कि सडनली क्रेडिट की डिमांड गिर जाए। बाकी जो अभी क्रेडिट काफी तगड़ा है एमएसएमईज में, होम लोन्स वगैरह में, तो ये सडनली इस पे इफेक्ट कि 3-4 महीने में ये रेस करते। तो अभी हमारा अंदाजा है कि अभी सोच ये है कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। बहुत तगड़ा रेट हाइक हो चुका है, थोड़ा सा धीरे करें, देखें कैसा चल रहा है, इन्फ्लेशन किस तरीके से आगे 3-4 महीने में देखने को मिलता है। फिर उसके बाद फिर अगला स्टेप्स जो होगा वो देखा जाएगा। तो इसलिए हमारा मानना है कि बहुत लाइकली है कि इस बार का वो जो पहले जो फ्रंट लोडेड एग्रेसिव जो रेट हाइक्स है वो बंद हो चुका है। बिल्कुल, बहुत अहम बात सौगता सर आपने कही, और इन्फ्लेशन का आपने जिक्र किया। और ये हम कहीं ना कहीं एक तरह से हम देखते हैं कि ये ठीक है, ये हो सकता है कि नवंबर दिसंबर ये जो महीने हैं यहाँ पर हम एक नरमी नज़र आए, लेकिन सभी जान रहे हैं कि जनवरी से एक बार फिर से शूटअप होती हैं चीज़ें, जो ट्रेंड्स रहे हैं। और इन सब के बीच बहस इस बात की भी है कि विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन, यानी विड्रॉल ऑफ जो कह सकते हैं बहुत, अगर इसको नॉर्मल करें, इजी मनी पॉलिसी ये जारी रहेगी, न्यूट्रल अप्रोच लग सकता है। आपको लगता है कि आरबीआई अभी इस पोजीशन में है कि वो कह दे कि नहीं ठीक है, वी आर डन विद दैट विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन, और चलिए अब यहाँ पर इसे रोकते हैं? मेरा अंदाजा है कि मैंने पूरी जो आप जो कह रहे हैं कि विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन से न्यूट्रल पे चले जाएंगे, वो मेरा ख्याल है वो नहीं करेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो पहले फोकस्ड ऑन विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन जो पहले वो उनके स्टेटमेंट में रहा है, वहां पे कुछ थोड़े बहुत चेंजेस की पॉसिबिलिटी है। कि जैसे कि
we are looking at options for withdrawal of accommodation. We are looking for मैंने वो जो focused on withdrawal of accommodation है कि withdrawal of accommodation still continues, ऐसा कुछ करेंगे. लेकिन पूरे न्यूट्रल पे शायद शिफ्ट अभी इस जंक्चर पे नहीं करेंगे, क्योंकि अभी देखना है कि ये लास्ट है या ये यदि 35 यदि करें तो 6.25 जाएगा, फिर उसके बाद एक और 25 फरवरी में एक और 25 रिपो रेट हाइक करके 6.5 ले जाए. तो ये सब अनसर्टेनिटीज है. मेरा ख्याल है कि अभी भी वो विथड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन, देखिए उनका जो डेफिनेशन है कि उन 2019 पे जो रेट्स थे और जो इन्फ्लेशन था, वो समय का इन्फ्लेशन 3% हुआ करता था. तो अभी भी उनके डेफिनेशन पे अभी भी पॉलिसी बहुत अकोमोडेटिव है. तो लेकिन अब ये देखना है कि किस लेवल पे जाके वो दे विल बी कंफर्टेबल कि विथड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन से न्यूट्रल पे स्विच करें. मेरा अंदाजा है कि इस बार वो नहीं करेंगे, लेकिन वर्डिंग में कुछ चेंज होने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी. ठीक है, ठीक है. स्वागत सर, एक चीज़ और समझना चाहेंगे. जब हम फेड की बात करते हैं, जब हम अमेरिका में इन्फ्लेशन की बात करते हैं, तो वहाँ पर इन्फ्लेशन और ग्रोथ, इनकी बड़ी डेफिनीशन जो है वो एकदम बदल दी जाती है और बहुत स्पष्ट इसमें एक क्लैरिटी नज़र आती है. भारत के लिहाज से मौजूदा हालात में अगर हम देखें तो ज़रा आपके नज़रिए से विश्लेषण हम चाहेंगे कि ये ताना बाना है अभी की सूरत में, किस तरह की तस्वीर है? ये बहुत पर्टिनेंट सवाल आपने पूछा कि उनके इन्फ्लेशन डेफिनेशन, उनके जो डेटा कलेक्शन है वो काफी हमारे सिस्टम से तगड़ा है. तो वहाँ पे जो उनके जो इन्फ्लेशन के बेसिस पे वो चलते हैं, वहाँ पे भी बहुत प्रॉब्लम है. वो सीपीआई नहीं देखते हैं. अमेरिका में वो फेडरल रिजर्व पीसीई बोलते हैं, वो इन्फ्लेशन पे नजर देते हैं. लेकिन हमारे यहाँ पे जो हमारा वो एमपीसी के जो एक्ट है, आरबीआई एक्ट में जो चेंज हुआ था, जो एमपीसी, वो बहुत क्लियर है कि हेडलाइन इन्फ्लेशन इज द टारगेट. जो हमारे 4% का जो टारगेट है वो हेडलाइन इन्फ्लेशन है, कोर नहीं है. कोर इन्फ्लेशन विच इज नॉन फूड नॉन फ्यूल, वो नहीं है. हेडलाइन इन्फ्लेशन हैज टू बी 4%. मेरा अंदाजा है कि अभी भी वो 4% इमीडिएटली नहीं करेंगे, जैसे वो पिछले पॉलिसी में भी इंडिकेट किए हैं कि अब जब अपने वो ग्लाइड पाथ पे चल रहे हैं. हमारा अंदाजा है, हमारा भी खुद का फोरकास्ट है कि एवरेज FY24 में, FY24 में एवरेज इन्फ्लेशन, सीपीआई इन्फ्लेशन 5.1% करीब होने की संभावना है, आर फोरकास्ट. तो ये आरबीआई की भी लगता है कि यही उसी लेवल पे करीब वो फोरकास्ट है. तो मेरा अंदाजा है कि अगले साल वो कंफर्टेबल होंगे कि 5% यदि इन्फ्लेशन हो, और फिर आगे जाके FY25 में जाके फिर वो इन्फ्लेशन धीरे धीरे 4% पे आए. इमीडिएटली वो नई कोशिश करेंगे कि इन्फ्लेशन को 6% से लेके 4% पे अगले साल चले जाए. तो उनका जो स्टैंस रहेगा या रेट एक्शंस रहेंगे, वो उस ग्लाइड पाथ के बेसिस पे, इन्फ्लेशन के ग्लाइड पाथ के बेसिस पे रहेगा. फूड इन्फ्लेशन बहुत ट्रिकी होता है, किसी को पता नहीं है अगला मॉनसून क्या होगा नहीं होगा. लेकिन हमारा जो प्रॉब्लम, इनके अब एमपीसी की जो प्रॉब्लम है कि कोर इन्फ्लेशन बहुत स्टिकी लगा हुआ है, ऑलमोस्ट 6% पे लगा हुआ है, और अगले साल भी ये 5% के लेवल पे करीब होने की संभावना. बिल्कुल, 15 महीने कम नहीं होते हैं, वो एकदम कंसेक्यूटिव हम देख रहे हैं. ये लेवल 6 के ऊपर का लेवल हम लगातार देख रहे हैं. एक चीज़ और सर मैं समझना चाहूँगा आपसे, कहाँ पर चिंताएं ज़्यादा नज़र आ रही हैं एक ऑब्जर्वर के तौर पर अगर हम देखें, और जहाँ जो लग रहा है कि सारी कोशिशें जो हैं वो कहीं ना कहीं, वो कहते हैं कि जब दवा की तब बीमारी और बढ़ती गई, वो वाली सिचुएशन बढ़ गई है. नहीं, वो है. मैंने आपके नजरिया में आप कुछ स्पेसिफिक मांग रहे हैं, मुझे पता नहीं है कि मैं खुद नहीं इसका उत्तर दे पाऊंगा. लेकिन मैं जो मेरे समझ में आप जो कह रहे हैं, जो पूछ रहे हैं कि वो स्पेसिफिक क्या चीज है. अब मैंने पहला तो कोई आपका सवाल है कि कौन सा ज्यादा कंसर्न है, अभी ग्रोथ है या इन्फ्लेशन है, कौन सा ज्यादा कंसर्न है, ये पहला सवाल ये है. तो अभी इन्फ्लेशन का जो हम लोग जो पाथ देख रहे हैं, जो ग्लाइड पाथ देख रहे हैं, ये मोटा स्टेबल है कि मैंने 5% नहीं हो तो 5.2 होगा, 4.8 होगा ये. लेकिन ग्रोथ का हमें पता नहीं है. हाँ, कि हम लोग अभी कह रहे हैं कि FY24 में 6%, 6.1% करीब ग्रोथ हो. ऐसा नहीं हो कि वो सडनली गिर के, जो अभी जो क्रेडिट डिमांड जो आप सिस्टम में देख रहे हैं, जो अभी जो प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स देख रहे हैं, वो सडनली बंद नहीं हो जाए. वो जो हम लोग जो पहले जो हम टिपिंग पॉइंट की जो बात कर रहे थे कि सडनली ग्रोथ हमारे ये 6.8, 7% से सडनली FY24 में 4% नहीं हो जाए.
हाँ, क्योंकि उसके लिए हमारे इंडिया इज अ फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स खड़े होते हैं। आई थिंक ये वाला नजरिया उसका उनका ये पर्सपेक्टिव उनके पॉलिसी मेकिंग में फॉरवर्ड लुकिंग। रिमेंबर, मॉनेटरी पॉलिसी सब समय 1 साल के लैग से काम करता है। तो ऐसा नहीं हो कि मैंने इतना हम रेट हाइक कर दिए कि 6% को इन्फ्लेशन को 4% पे लाना है कि सडनली ये 4% हो जाएगा, 4% ग्रोथ भी हो जाए, 4% इन्फ्लेशन भी हो जाए। ऐसा नहीं होना। तो ये मेरा अंदाजा है कि दिस इज द ट्रेड ऑफ जो वो देखेंगे। लेकिन इसके साथ द रीजन कि हम लोग कह रहे हैं कि 35 बेसिस पॉइंट होगा, 25 नहीं, क्योंकि आज लास्ट 2 दिनों में आप देखने को मिला है कि हमारे इंडियन रूपी हैज अगेन डिप्रिशिएटेड सिग्निफिकेंट, बहुत काफी सारा 1% करीब फिर से डिप्रिशिएट हो गया है। यूएस में कुछ जो आईएसएम के नंबर्स आए, अच्छे नंबर्स आए हैं, डॉलर स्ट्रेंथ फिर से बढ़ गया है। तो ये भी एक फैक्टर, अभी भी मैंने पूरा वी आर नॉट आउट ऑफ द वुड्स येट। मैंने वो जो हमारे जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, ऑलरेडी करंट अकाउंट बैलेंस काफी स्ट्रांग है, मैंने तगड़ा है करंट अकाउंट डेफिसिट, और उसके साथ यूएस डॉलर की स्ट्रेंथ अभी भी बनी हुई है। तो ये भी उनके दिमाग में वो रहेगा कि हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के खातिर कौन सा ऑप्टिमल रेट हाइक कितना होगा, 25, 35, 50। तो वो भी एक और फैक्टर है हमारे, खाली ग्रोथ का खाली नहीं, खाली वो हमारा एक्सटर्नल बैलेंस का भी बड़ा फैक्टर है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सौगता सर हमसे जुड़ने के लिए और इस खास विश्लेषण के लिए। जिस तरह की निगाहें हैं एमपीसी की पूरी बैठक पे और उसकी कमेंट्री पर, उस पर भी आगे हम आपके साथ चर्चा करेंगे ही, लेकिन फिलहाल यही नज़र आ रहा है कि एक जो नज़रिया है तमाम एक्सपर्ट्स का, उसी के इर्द गिर्द जो है वो कमेंट्री नज़र आ सकती है और शायद बाजार भी उसी हिसाब से खुद को तैयार कर रहा है। चलिए अब बात कर लेते हैं चीन की नई चालबाजी की। जी हां, चीन है कि मानता नहीं। भारत और अमेरिका के बीच नजदीकियां क्या बढ़ी कि ड्रैगन ने अपने तेवर, अपनी हरकतें दिखाना शुरू कर दिया। बीते दिनों उत्तराखंड के औली में हुई अमेरिका और भारतीय सैनिकों के बीच खास एक्सरसाइज ने चीन को बेचैन कर दिया, चीन के कान खड़े कर दिए और चीन ने भारत की नाक के नीचे यानी हिंद महासागर में एक बार फिर पैठ बनाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। साफ शब्दों में कहें तो हिंद महासागर में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। चीन लगातार भारत की गतिविधियों पर नजर बनाने की कोशिश कर रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत अगले हफ्ते एक लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण करने जा रहा है। ऐसे में चीन के जासूसी जहाज का हिंद महासागर में एंट्री लेना अच्छे संकेत तो नहीं है। और इससे पहले औली में हुए भारत अमेरिकी सैनिकों के युद्धाभ्यास पर भी चीन ऐतराज जता चुका है। उस समय उसने अमेरिकी अधिकारियों को चेतावनी दी थी कि भारत चीन के बीच कुछ न बोले। कुछ रिपोर्ट्स आई थी, साथ ही चीन की ओर से यह भी कहा गया कि भारत अमेरिका के बीच नजदीकियां भारत चीन के संबंधों और भरोसे के लिए ठीक नहीं है। तो हिंद महासागर में गुपचुप एंट्री से ड्रैगन की आखिर क्या चाल है? और यह पहली बार नहीं है बल्कि 8 साल में 5वीं बार चीन ऐसी हिमाकत कर चुका है और इसी पहलू को बहुत बारीकी से समझने की आवश्यकता है। और इस पर हम चर्चा करें उससे पहले हमारे सहयोगी श्रृंजॉय चौधरी की ये रिपोर्ट जरा देख लेते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल कह रहा है चाइना उसका वेबसाइट्स हैक किए हैं, बहुत सारे इंफॉर्मेशन निकाले हैं। ये चाइना करते रहते हैं, बहुत साल से करते हैं। उनके पास बहुत सारे हैकर्स हैं, वो इंडिपेंडेंटली नहीं काम करते हैं, वो चाइनीज़ गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं और चाइनीज़ PLA पीपल्स लिबरेशन आर्मी के लिए काम करते हैं। तो ये हो ही सकता है, ये चाइना अलाउ किया है। बोला था ये हैकर्स को, देखो एमनेस्टी इंटरनेशनल का साइट्स में क्या है, उनका कंप्यूटर में क्या है, वो निकालो। और यही हुआ है शायद। एमनेस्टी इंटरनेशनल बोल रहा है दे आर ब्लेमिंग चाइना एंड क्वाइट पॉसिबली इट इज करेक्ट।
इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान इस वक्त शो में जुड़ रहे हैं। रविंदर सचदेव साहब हैं, जाने माने फॉरेन एक्सपर्ट। रविंदर सर, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाव स्वदेश में। जिस तरह की हरकतें इस वक्त चीन की नजर आ रही हैं, क्या ये हरकतें आप जो देख रहे हैं, जो एतराज़ की इंटेंसिटी है, वो हम देख रहे हैं कि बात बात में एतराज़ जताना, अमेरिका से ये कहना कि साहब आप भारत और चीन के मामलों से ज़रा दूर खड़े रहिए, भारत और अमेरिका की जो स्पेशल एक्सरसाइज हो रही है उसको लेकर बेचैन हो उठना, या ये केवल उकसावे वाली एक टीजिंग है, या इसके मायने कुछ और है? थैंक यू वेरी मच, इट्स अ प्लेजर टू बी विद यू। ये केवल उकसाने वाली नहीं है साहिब, इनके मायने कुछ और है, काफी और है। अभी आप जैसे कह रहे हैं ना, चीन है कि मानता नहीं है। चीन दुनिया से ये कह रहा है रोक सको तो रोक लो। गेम जो चल रही है वो बेसिक ये है, अमेरिका नंबर 1 एम्पायर है, वो अब अपना नंबर 1 दर्जा नहीं छोड़ना चाहता। चाइना नंबर 2 है, वो बोलता है मैं तो नंबर 1 बनूंगा। ये कॉन्फ्लिक्ट है बिग पिक्चर में, और इस प्रोसेस में अमेरिका और चाइना के बीच में दुनिया बट भी रही है कुछ हद तक, और कुछ हद तक अमेरिका का पूरा प्रयास है कि चाइना को टेक्नोलॉजी डिनायल हो, क्योंकि आगे जाकर के 10-15 साल में जिस देश के पास एडवांस टेक्नोलॉजी जितनी ज्यादा होंगी, स्पेस की, रोबोटिक्स की, क्वांटम कंप्यूटिंग, जो भी आपके ये ड्रोन्स की, वो देश आगे बढ़ेगा। तो ये गेम चल रही है ना। एज फार एज इंडिया की जो एक्सरसाइजेज ऑली में जो हो रही थी, एक्चुअली ये हर साल होती है। ओके, तो चाइना प्रोटेस्ट कर रहा है। चाइना बेसिकली, चाइना का प्रयास है कि भारत और अमेरिका के बीच में आपके ये दरार डालने का, और कुछ हद तक उसका ऑब्जेक्टिव यही है। बट एट द सेम टाइम हमें खुद भी ये समझना चाहिए, भारत केवल ये थोड़ी कि हम अपने इंटरेस्ट को नहीं समझते, हम भी समझते हैं कि हमारे अमेरिका से जो रिश्ते हैं वो एक हिसाब से है। दूसरा, हम अमेरिका के कहने पे चाइना के खिलाफ थोड़ी जा रहे हैं। हमें पता है कल को अगर हमारी चाइना से जंग होती है, हमें भी पता है अमेरिकन सोल्जर्स क्या हमारे साथ आके लड़ेंगे? नहीं लड़ेंगे, राइट? उसे एक्सपेक्ट करना और सोचना भी नहीं चाहिए, हमें ना ही हम सोचते हैं। तो हमारी फॉरेन पॉलिसी अपने हिसाब से हम चल रहे हैं। अब जहां तक एक्सरसाइजेस की बात है, वो हर साल होती है। इन एक्सरसाइजेस से लर्निंग होती है दोनों आर्मीज की, सोल्जर्स की आपस में बेस्ट प्रैक्टिसेस करते हैं, लेसन्स लर्न होते हैं कि किस तरह से अलग अलग कंडीशंस में, तो हाई माउंटेन्स की, फिर जंगल एक्सरसाइजेस भी होती है हमारी। तो ये हमारी रूटीन चीजें हैं जो हम अपनी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए करते हैं। अब इसमें चाइना जो भी टिप्पणी करे वो उसका हाल, उसकी वो उसकी पॉलिसी है। बट यस, यू आर राइट, आने वाले वक्त में ये टिप्पणियां बढ़ेंगी, क्योंकि आप एक चीज देखिए, अभी जब शी जिनपिंग तीसरी बार इलेक्ट हुए जनरल सेक्रेटरी, तो इनका जो पॉलिट ब्यूरो है ना 7 लोगों का, 6+1, पिछले वाले में 2 लोग थे जो इकोनॉमिक्स और फाइनेंस के एक्सपर्ट्स आप कहिए या जो भी थे। अब की बार इनका जो पॉलिट ब्यूरो है, इसमें सारे के सारे जो भी हैं, बाकी 6 सब के सब सिक्योरिटी के फोकस के बैकग्राउंड के लोग हैं। और ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि चाइना आने वाले वक्त में, चाइना का फोकस है इकोनॉमी तो ठीक है मैं संभाल लूंगा, जो भी है, चाइना का फोकस ज्यादा होने जा रहा है सिक्योरिटी के मामलों को लेकर के, डोमेस्टिक में भी और इंटरनेशनल में भी। तो जब चाइना का फोकस सिक्योरिटी, आप जिसे कहें, अगर उन चीजों पे ज्यादा होगा, तो ऑब्वियस है उसे भारत की राइज से फ्रिक्शन दिखेगी। क्योंकि अभी तक तो चाइना देखता था कि भारत एक छोटी सी अर्थव्यवस्था है, छोटी सी डिफेंस पावर है। चाइना तो इंडिया को इग्नोर करता था 5-10 साल पहले तक, राइट? उसका तो था मेरा तो मेन अमेरिका से है, जो भी है। बट नाउ एज इंडिया उभर रहा है, और एज इंडिया अपने विचार भी दुनिया में रख रहा है, और दुनिया के कई फोरम्स पे हमारे विचार ठीक से सुने जाते हैं। पहले भी सुने जाते थे, पर अब ज्यादा सुने जाते हैं, क्योंकि अब हमारी इकोनॉमिक हेफ्ट बढ़ गई है, हमारी मिलिट्री स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है। तो चाइना इससे इरिटेट हो रहा है, और इस इरिटेशन में चाइना डेफिनेटली टिप्पणियां करेगा, और ये हमारी अब लाइफ का पार्ट एंड पार्सल बनेगा आने वाले। ठीक है, लेकिन सर, ये जो हिंद महासागर में जो जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, और जिसमें उसके उसी जासूसी जहाज की एंट्री की बात की जा रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि भारत जब लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट की योजना बना रहा है, तो चीन जो है वो बहुत ही
क्लोजली उस पर निगाह रखने वाला है। और जैसा हम सबको पता है कि ये वही जहाज़ है जो कहा जा रहा है, जो इनिशियल रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ये जिसने श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर डेरा डाला था, और उस टाइम समय भी हमने देखा कि बड़ी टेंशन थी, काफ़ी जो है कूटनीतिक विवाद भी सामने आया था। इसे किस तरह से देखा जाए? देखिए, दो चीजें हैं। अव्वल तो दुनिया के जो ओशंस हैं फ्री हैं, उसमें कोई भी शिप आ जा सकती है, उसको उसके ऊपर कोई कुछ नहीं कह सकता, राइट। तो चाहे ये स्पाई शिप हो या रिसर्च शिप है, स्पाई स्पेशल शिप्स है चाइना की, बहुत एडवांस्ड रडार्स और इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से लैस है, राइट। तो ये इंटरनेशनल वाटर्स में जब चलती है तो इसको लेकर के कोई कुछ नहीं कर सकता, ना कोई कुछ कह सकता है। हमारी भी चलती है, अमेरिका की भी चलती है, जर्मनी की भी चलती होंगी, चाइना की भी चलती है। बट यस, पॉइंट ये कि चाइना इसको इस तरह भेज क्यों रहा है, जैसे आपने भी सही कहा। खबर यह है कि इंडिया अपना अग्नि 5th जो बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी करीब 5000 किलोमीटर रेंज है, जो कि चाइना के नॉर्थ तक पहुंच जाएगा, उसकी हम टेस्टिंग करने जा रहे हैं शायद 15 या 16 तारीख को बे ऑफ बंगाल के ऊपर से, उड़ीसा के व्हीलर आइलैंड से। तो अब ये शिप अगर 200 किलोमीटर दूर कहीं समुद्र में खड़ा हो, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। हम समझ सकते हैं कि वो खड़ा है, ट्रैक कर रहा है। और बाय द वे, ये ट्रैकिंग जो वो कर रहा है, चाइना सैटेलाइट से भी कर सकता है कि वो हमारा टेस्ट कैसे गया। परंतु हाँ, अगर निकट पहुंच जाए ज्यादा, तो वो बेहतर ट्रैक कर सकता है कि हमारा मिसाइल टेस्ट कितना सक्सेसफुल हुआ, कितनी स्पीड से वो मिसाइल उड़ा, कितनी दूरी तक गया, राइट। और उन चीजों को वो काफी बारीकी से ट्रैक कर सकता है, क्योंकि वो इन द ओशन होगा और करीब होगा, जितने भी चाहे 100 या 1000 किलोमीटर दूर भी हो। बट इट बी एक उसको एक अलग अंदाजा मिलेगा एज कंपेयर टू सैटेलाइट इमेजरी। तो ऐसे में हम एक्चुअली कुछ नहीं कर सकते। हमारा पिछली बार जो था, वो हमारा ऑब्जेक्शन था श्रीलंका को, जो आपने भी बताया कि वो हम्बनटोटा पोर्ट में वो शिप आया था और वहां पे शायद वो रिफ्यूलिंग कर रहा था या पानी डीजल ले रहा था, जो भी कुछ है। तो हमारी प्रोटेस्ट श्रीलंका से ये थी कि आप चाइनीज स्पाई शिप को हम्बनटोटा में क्यों आने दे रहे हो। अब वो श्रीलंका का मामला है, हमने प्रोटेस्ट किया बट श्रीलंका ने उसे अलाउ करा, राइट। वो श्रीलंका की और वो उसकी अलग चाइना पॉलिसी है, जो भी है, एटसेट्रा। बट अगर ये शिप ओपन सीज में बे ऑफ बंगाल में भी आ रहा हो, इसको देखिए, हमारा क्या होता है, एक तो होता है 12 किलोमीटर का जो हमारा 12 नॉटिकल माइल्स का जो जोन होता है, वो हमारा टेरिटोरियल जोन होता है। उसके आगे 200 नॉटिकल माइल्स होता है, जिसको कहते हैं इकोनॉमिक जोन। उस इकोनॉमिक जोन में कोई और देश की शिप आकर के इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कर सकती, बट बाय द वे उस इकोनॉमिक जोन में इंटरनेशनल शिप्स जा सकती हैं, आप उससे प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। तो ये चाहे 200 किलोमीटर वाले नॉटिकल जोन में ना भी आए, ये 500 किलोमीटर दूर खड़ा है, 500 नॉटिकल माइल दूर खड़ा है, हम क्या करेंगे? ऑनेस्टली कुछ नहीं कर सकते हम। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको समझने की आवश्यकता है। लेकिन वही है कि बहुत ज़्यादा जो है वो कहीं ना कहीं चीन की जो हरकतें हैं वो उकसावे से अब आगे बढ़ती जा रही हैं। रविंद्र साहब, थोड़ा एक और पहलू को समझना चाहेंगे। हाल फिलहाल क्या भारत को लेकर जो एक वैलिडेशन बहुत तेज़ी से बढ़ा है, या हम आए दिन इस तरह की रिपोर्ट देखते हैं कि फला प्लांट या फला इंडस्ट्री या पूरा का पूरा पूरी फैक्ट्री जो है, वो बड़ी बड़ी कंपनियां वो चीन से भारत शिफ्ट करने की प्लानिंग कर रही हैं। ये भले ही ये मीडिया रिपोर्ट्स हों, कहीं अभी शायद शुरुआती दौर में इन सब की बातचीत चल रही हो सकता है कि भारत वो ना भी शिफ्ट हो। क्या ये सब चीज़ें जो हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो चीन पे दबाव बनाने की कोशिशें हो रही हैं, क्या इन सब से चीन की बेचैनी जो है, वो चीन कहीं पे भी उसको लूज नहीं करना चाहता, वो चाहता है कि भाई मेरा जो मैसेज है वो बहुत क्लियर कट जाए। हमने देखा कि कनाडा के पीएम के साथ भी जो वीडियो आया, उसमें बहुत स्पष्ट था कि उस मंच पे उन चीन को किसी भी तरह की कोई चिंता नहीं थी कि क्या सामने चल रहा है और दुनिया उसे कैसे देख रही है। बहुत अहम क्वेश्चन। दो बातें हैं, डेफिनेटली चाइना को दिक्कत है, बट जैसे अभी मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था, शी जिनपिंग ने अपनी इस टर्म में डिसाइड कर लिया कि वो प्रायोरिटी देगा सिक्योरिटी को। इकोनॉमी तो डेफिनेटली होता है, बट इकोनॉमी को वो नंबर 2 रखेगा अब। बट एट द सेम टाइम, इकोनॉमी अगर ठीक नहीं चली तो अनएम्प्लॉयमेंट हुई, तो जो कोविड प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इसमें काफी प्रोटेस्ट इस कारण भी है, अनएम्प्लॉयमेंट या बिजनेस सफर हो रहे हैं लोगों के। तो इकोनॉमी में भी डेफिनेट इंटरेस्ट है, बट
जब मामला आएगा इकोनॉमी वर्सेस सिक्योरिटी, शी जिनपिंग सिक्योरिटी को नंबर 1 कह रहा है। सेकेंडली, ये जो बात है यस कि कंपनीज चाइना से निकलने का सोच रही है, डेफिनेटली ये से बढ़ रहा है। पहले तो था कोविड को लेकर के और अमेरिकन जियोपॉलिटिक्स को लेकर के कि सप्लाई चेन्स हटाओ, उसमें चल रहा था। जापान ने $2 बिलियन दिए अपनी कंपनीज को, एलोकेट किया कि चाइना से आप हटो, ज्यादा नहीं हटी, बड़ा मुश्किल है हटना। बट उसके बाद अभी फिर से ये जो दोबारा कोविड लॉकडाउन, ओपन लॉकडाउन हो रहा है, इसके चलते सी बिजनेस डज नॉट वांट अनप्रेडिक्टेबिलिटी, बिजनेस परेशान हो रहा है। तो अब एक पर्सपेक्टिव आ रहा है वेयर दे सेइंग चाइना फॉर चाइना, यानी कि जो वेस्टर्न कंपनीज हैं चाइना के अंदर, अब वो अपनी प्रोडक्शन वहां ऐसे रखेंगी जो कि चाइनीज डोमेस्टिक मार्केट के लिए काफी हो। पहले था चाइना की डोमेस्टिक मार्केट एज वेल एज एक्सपोर्ट्स के लिए, राइट। तो अब ये कंपनीज उस विचार पे आ रही है कि हमें चाइना फॉर चाइना कर दें। एग्जाम्पल जैसे एप्पल है, अब एप्पल सीरियसली देख रहा है, इनफैक्ट अभी पिछले 2 दिन पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल में रिपोर्ट थी कि अपने कुछ प्रोडक्शन प्लांट्स को शिफ्ट करने का टू वियतनाम और इंडिया। इनफैक्ट उसमें यह है पॉसिबिलिटी कि इंडिया में आईफोन की प्रोडक्शन बने और वियतनाम में आईपैड और आईपॉड्स, बाकी जो हैं ये एप्पल के प्रोडक्ट्स, वो वियतनाम में बने और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आईफोन्स इंडिया में ज्यादा शिफ्ट हो। पर उस शिफ्ट होने के लिए हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा अभी उतना तैयार भी नहीं है शायद, जी राइट। तो वो तैयारी अगर हमारी जल्दी से हो, कर रहा है हमारा देश, एंड ऑल गवर्नमेंट्स आर ट्राइंग, बट एट द सेम टाइम ये ट्रेंड शुरू हो गया है नो डाउट कि अब वेस्टर्न कंपनीज चाइना से सीरियसली निकलने का देख रही, क्योंकि अब ये जो जियोपॉलिटिकल ताइवान की टेंशंस भी सामने दिख रही है, लोग को आते हुए दिख रही है कि अगले 2 साल 3 साल 5 साल में मामला बढ़ेगा। ये मामला जब बढ़ेगा तो क्या होगा हमारी सप्लाई चेन्स का। तो इसके चलते एक बिग पिक्चर जैसे भी बात हो रही है, दीज कंपनीज दे कमिंग अराउंड टू अ पॉलिसी की चाइना फॉर चाइना। ठीक है, हमारे प्लांट हैं वहां पे, अब ऐसा करो डिवाइड करो, जो एक्सपोर्ट हम चाइना से करते थे, क्योंकि चाइना को दुनिया की फैक्ट्री बना रखा था, राइट है, तो उस एक्सपोर्ट वाले चाइना की मार्केट में रहेंगे, हम बेचेंगे। बट जो एक्सपोर्ट की प्रोडक्शन हम करते थे वो हम प्लांट्स अगर बाहर शिफ्ट कर ले दूसरे देशों में, कोशिश जारी है परंतु अभी चल नहीं रहा। आप ट्रेड देखिए, अमेरिका चाइना का ट्रेड पिछले 1 साल में बढ़ गया साहब। सेम इंडिया का भी, हमारा फर्स्ट 9 मंथ्स कंपेयर टू फर्स्ट 9 मंथ्स ऑफ लास्ट ईयर हमारा करीब 15% ट्रेड बढ़ा है। हम 103 बिलियन 104 बिलियन डॉलर ट्रेड है हमारा। तो ये सप्लाई चेन्स का उखड़ना और चाइना से डीकपल होना इतना आसान भी नहीं है, बट डेफिनेटली एक तरह से जिसे कहीं ना ट्रेन स्टेशन से चल चुकी है, बिल्कुल चलना शुरू कर दिया है चाइना से डीकपल होने का। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे रविंदर सर इस अहम विश्लेषण के लिए, और पूरी तरह से चाहे वो सिक्योरिटी हो, चाहे वो इकोनॉमिक पहलू हो, और चाहे बात में जिस तरह की एक तरह की उकसावी की कार्रवाई है चीन की, इन सभी पहलुओं को बहुत ही आसान और सरल भाषा में आपने हमारे दर्शकों के सामने रखा, और इस अहम विश्लेषण के लिए आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं अगली खास खबर की ओर। एम्स के बाद हैकर्स ने आईसीएमआर की वेबसाइट को भी हैक करने की कोशिश की। खबरों के मुताबिक हैकर्स ने कम से कम 6000 बार हैक करने की कोशिश की। ये साइबर अटैक हांगकांग के ब्लैक लिस्टेड आईपी एड्रेस से ट्रेस की गई, लेकिन आईसीएमआर का कहना है कि उसकी वेबसाइट सुरक्षित है। साइबर हमले के बाद हमलावरों को ब्लॉक कर दिया गया। इसकी वजह से हैकर्स लगातार कोशिशों के बावजूद अपने मंसूबे में सफल नहीं हो सके। वहीं हैकिंग की कोशिशों के बाद जो एक अलर्टनेस है वो बढ़ा दी गई है। और इन सब के बीच इकोनॉमी के मोर्चे पर भारत के लिए राहत की खबर सामने आई। दरअसल वर्ल्ड बैंक ने इंडियन इकोनॉमी के लिए चालू वित्त वर्ष 2022-23 में ग्रोथ का अनुमान 6.5% से बढ़ाकर 6.9% कर दिया है। बता दें कि अक्टूबर महीने में वर्ल्ड बैंक की ओर से जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 7.5% से घटाकर 6.5% कर दिया गया था, जिसे अब अपग्रेड कर दिया गया है। अनुमान के मुताबिक मौजूदा वित्त वर्ष में औसत महंगाई दर 7.1% रहेगी। साथ ही सरकार ने फिक्स्ड डेफिसिट का लक्ष्य जीडीपी का 6.4% रखा है, जिसके बाद वर्ल्ड बैंक का मानना है कि इसे पूरा कर लिया जाएगा। The good news, as we will hear in Dhruv's presentation, is that India, whilst being impacted by the global environment like all economies,
is in a fairly good position. India is a large economy, by some account the 5th largest economy in the world. और इधर दुनिया में मंदी की आहट के बीच भारत की ग्रोथ स्टोरी उम्मीद जगाने वाली है। वर्ल्ड बैंक के अलावा IMF और टॉप रेटिंग एजेंसीज ने भी भारत के ग्रोथ को लेकर अपने अपने अनुमान में जो फेरबदल किया है वो क्या है, बता रहे हैं हमारे सहयोगी हर्ष। जी हाँ, वर्ल्ड बैंक ने अपने एस्टिमेट्स जीडीपी के इंडिया FY23 के बढ़ाए हैं 6.5% to 6.9%, 0.4% से बढ़ाते हुए, और वो कहते हैं कि जो एक रोबस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई है लास्ट 3 से 4 महीने में वो कंट्रीब्यूट कर रहा है ये पर्टिकुलर इंक्रीज़ को। जो मूडीज़ है उन्होंने इनफैक्ट डाउनग्रेड किया था, 7.7% पे उनका जीडीपी एस्टिमेट था इंडिया का कैलेंडर ईयर 22 के लिए, अब 7% पे खड़ा है। ये उन्होंने नवंबर 2022 में किया है, और उन्होंने कहा है कि हायर इन्फ्लेशन, हायर इंटरेस्ट रेट और स्लोइंग ग्लोबल ग्रोथ इसको कंट्रीब्यूट करेगा ये पर्टिकुलर नंबर को। फर्दर IMF ने भी डिक्रीज़ किया है उनका एस्टिमेट 7.4% to 6.8% किया है FY23 का एस्टिमेट IMF का इंडिया जीडीपी ग्रोथ का, और उन्होंने कहा है कि एक वीक अप्रैल टू जून क्वार्टर जिसमें और एक्सटर्नल डिमांड भी काफ़ी सबड्यूड रहने के वजह से वो पर्टिकुलर नंबर उन्होंने कम कर दिया था 6.8% पे। अब RBI ने अपने एस्टिमेट 7.2% to 7% किए हैं, और वो है एंड ऑफ सितंबर में किए थे। अब ऑफ कोर्स देखना है कि RBI का रिवाइज्ड एस्टिमेट क्या है FY23 ग्रोथ का, जो कि अभी MPC के मीटिंग के बाद पता चलेगा। बढ़ते हैं आगे। कल से शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र बगैर हंगामे के चले, इस मकसद से केंद्र सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। इसमें संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई दलों के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने बैठक में सरकार का प्रतिनिधित्व किया। दोनों सदनों को सुचारू रूप से चलाने को लेकर चर्चा के साथ साथ विपक्ष ने भी केंद्र सरकार के सामने अपने मुद्दों पर चर्चा कराने की मांग रखी। से हम किसी भी मुद्दे पर क्यों ना हो, हम चर्चा करने के लिए तैयार है। कुछ सुझाव उन तरफ से, उन लोगों के तरफ से, अपोजिशन तरफ से आए हुए हैं, हमने नोट किया है। BAC में हम चर्चा करेंगे। चर्चा करके जिस मुद्दे पर, जिस विषय पर स्पीकर साहब और चेयरमैन साहब अनुमति देंगे उसके ऊपर चर्चा होगा, और बहुत डिटेल में 2.5 घंटे से ज़्यादा हमारा चर्चा हुआ है। और आउट ऑफ 47 पार्टी 31 पार्टीज हैव पार्टिसिपेटेड। 6 दिसंबर यानी आज का दिन भारतीय क्रिकेट टीम के लिए बहुत खास है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टीम इंडिया का परचम लहराने वाले 3 दिग्गज खिलाड़ियों का आज जन्मदिन है। यह खास रिपोर्ट देखें। टीम इंडिया के लिए आज का दिन बहुत खास है। ऐसे बहुत कम मौके आते हैं जब टीम के एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 खिलाड़ियों का जन्मदिन एक साथ आता हो। ये है इंडियन टीम के स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, तो दूसरे हैं धुआंधार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा, और तीसरे हैं बैट्समैन श्रेयस अय्यर। आइए जानते हैं उन तीनों के बारे में कुछ खास बातें। अगर बात करें जसप्रीत बुमराह की, तो उन्होंने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कड़ा संघर्ष किया है। बुमराह ने एक ऐसा वक्त भी देखा जब उनके पास महज एक जोड़ी जूते और टी-शर्ट हुआ करता था। साथ ही 5 साल की उम्र में उन्होंने अपने पिता को खो दिया था, जिसके बाद उन्होंने जिंदगी में कई दिक्कतों का सामना किया। लेकिन कड़ी मेहनत कर बुमराह अपनी खतरनाक गेंदबाजी के जरिए बहुत ही कम समय में अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब हुए। अगर बात करें उनके करियर की, तो बुमराह ने अब तक 30 टेस्ट मैचेस में 128 विकेट लिए हैं, तो वहीं वनडे में उन्होंने 72 मैचेस में 121 विकेट लिए हैं। 19 रन देकर 6 विकेट उनका बेस्ट परफॉर्मेंस है। उन्होंने टीम इंडिया के लिए 70 T20 इंटरनेशनल मैच भी खेले हैं, जिसमें उन्होंने 66 विकेट चटकाए। क्रिकेट की दुनिया में जडेजा को सर के नाम से जाना जाता है।
जडेजा के पिता एक सिक्योरिटी गार्ड और उनकी माँ नर्स थी। पिता उन्हें सेना में अफसर बनाना चाहते थे, लेकिन जडेजा का इंटरेस्ट क्रिकेटर बनने में था। जडेजा के सपने में उनकी माँ ने उनकी मदद की। हालांकि जब वो 17 साल के थे तो उनकी माँ का निधन हो गया, जिससे वो बुरी तरीके से टूट गए और क्रिकेट छोड़ने का मन तक बना लिया। लेकिन उनकी बहन ने उनका साथ दिया और टीम इंडिया को मिला एक धमाकेदार ऑलराउंडर। अगर बात करें उनके करियर की तो उन्होंने टेस्ट मैचेस में 2523 रन बनाए हैं और 282 विकेट चटकाए हैं। तो वहीं वनडे में उन्होंने 2447 रन बनाए हैं और 189 विकेट चटकाए हैं। तो इन दोनों ही प्लेयर्स में से कौन है आपका फेवरेट क्रिकेटर, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं और जुड़े रहिए 18 Now स्वदेश के साथ लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। और चलिए जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं स्वदेश विशेष के साथ, जहां आज हमने चर्चा की कि किस तरह से मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के मामले में भारत बहुत तेजी से आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। सूचना क्रांति में लोगों तक पहुंचने का सबसे आसान जरिया है मोबाइल, और भारत जैसे बड़े देश के लिए मोबाइल का तेजी से बढ़ता इस्तेमाल डिजिटाइजेशन के लक्ष्य को तो पूरा कर ही रहा है। साथ ही अब देश मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में फेवरेट बनता जा रहा है। यही नहीं, मोबाइल मेकिंग चीन जैसे देश को अब हम चुनौती दे रहे हैं मोबाइल मेकिंग के लिहाज से। एप्पल जैसी कंपनियां भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का विस्तार करने की तैयारी में हैं। चीन से प्रोडक्शन यूनिट शिफ्ट करने के बारे में गंभीर मंथन चल रहा है, जिसमें दिग्गज कंपनियां शामिल हैं। टीवी स्क्रीन पर हम आपको कुछ आंकड़े भी दिखाएंगे। उनमें से एक है कि 2023 में भारत से लगभग $9 बिलियन का मोबाइल एक्सपोर्ट होगा, और ये आंकड़ा जो है वो एक उम्मीद का आंकड़ा है, और ये उम्मीद के आंकड़े वाकई भारत के लिए बेहतर हैं। साथ ही ये तस्दीक करते हैं कि मेक इन इंडिया मुहिम और PLI का जो फायदा है, जो असर है, वो अब नजर आने लगा है। अवसर हैं तो चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ी चुनौती है स्किल्ड वर्क फोर्स की। कंपोनेंट्स को लेकर दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता को जल्द से जल्द कैसे कम किया जाए इसकी। हालांकि उस पर काम चल रहा है, मगर ये अभी शुरुआती दौर में है। बड़ी कंपनियां बड़ी उम्मीद से भारत को देख रही हैं, और उनका ये भरोसा मजबूत से मजबूतर बना रहे, इसके लिए पॉलिसी से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर हर पहलू पर जोर लगाना होगा। आज इन्हीं सब पहलुओं पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़ेंगे, मगर पहले ये खास रिपोर्ट देखिए। दुनिया भर की कंपनियां अब चीन का विकल्प तलाश रही हैं, जो भारत के लिए एक सुनहरा मौका बनता जा रहा है। भारत धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग का हब बनता जा रहा है। भारत न सिर्फ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक है, बल्कि यहाँ कंजम्पशन भी बड़े पैमाने पर होता है। भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए मोदी सरकार का फोकस मेक इन इंडिया और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर रहा। कंपनियों को भी यहाँ डबल बेनिफिट मिलता है, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट बहुत बड़ा है। वित्त वर्ष 2020-21 में भारत ने 30 करोड़ मोबाइल फोन का निर्माण किया। 2014-15 में यह आंकड़ा महज 6 करोड़ था। इस तरह से इसमें 5 गुना उछाल दर्ज किया गया। यही नहीं, इंडिया सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन यानी ICEA के आंकड़ों के मुताबिक भारत वित्त वर्ष 2023 में लगभग $9 बिलियन के मोबाइल फोन को एक्सपोर्ट करेगा, जो कि एक साल पहले $5.8 बिलियन से अधिक था। इस तेजी की वजह है एप्पल और सैमसंग जैसी कंपनियों का भारत के प्रति झुकाव, साथ ही सरकार की PLI स्कीम का फायदा। स्मार्टफोन निर्माण के लिए 41,000 करोड़ रुपए की PLI योजना 2020 में शुरू हुई, और इसका दायरा बढ़ता जा रहा है। इस स्कीम का कैसा असर हो रहा है, ये 2 आंकड़ों से साफ है। सबसे पहला तो ये कि स्कीम के तहत इस साल मार्च तक 2.34 लाख करोड़ रुपए के निवेश का वादा किया जा चुका है। वहीं इस निवेश से अगले 5 साल में 64 लाख लोगों को नौकरियां मिलने की उम्मीद है। कुल मिलाकर ये दौर भारत के मोबाइल निर्माण की नई उड़ान का तो है, लेकिन संभावनाओं से भरे संसार में चुनौतियां कम नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ET Now स्वदेश।
तो इस रिपोर्ट के जरिए आपने जाना कि किस तरह से ये जो संभावनाओं का पूरा संसार है वो इस वक्त नजर आ रहा है और इसलिए जो लक्ष्य हैं वो भी बहुत बेहतर और बड़े नजर आ रहे हैं। लेकिन बहुत से पहलू हैं जिनको कहीं ना कहीं उनका विश्लेषण आवश्यक है और इसी विश्लेषण के लिए हमारे साथ बड़ा ही खास पैनल मौजूद है। हमारे साथ हैं डॉक्टर अजय सहाय साहब, डायरेक्टर जनरल एंड CEO FIEO से। इसके साथ ही महेश उपल साहब हैं, जाने माने टेलीकॉम एक्सपर्ट, और अरविंद बाली हैं, CEO टेलीकॉम सेक्टर स्किल काउंसिल से। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। और जाहिर सी बात है कि जिस तरह से हम ये आंकड़े देख रहे हैं और मेरे ख्याल से ये एक हौसला बढ़ाने वाले हैं। जब पूरी दुनिया में महंगाई, मंदी और जॉब कट्स, बाकी चीज़ों की बात हो रही है, तो वहाँ हम एक संभावनाओं का संसार एक खास सेक्टर में ही सही लेकिन बहुत बेहतर तरीके से देख रहे हैं। डॉक्टर सहाय, मैं आपके पास सबसे पहले आना चाहूँगा। क्या वो फैक्टर्स आपको नज़र आते हैं जो हमने देखा कि बड़ी तेज़ी से इस सेक्टर में हमने बड़ी ऊंची छलांग लगाई है? देखिए, पहले अगर आप इनिशियल फेजेस में देखिए तो इनिशियल फेज में जो हमारी FDI पॉलिसी से उससे काफी चाइनाज इन्वेस्टमेंट आया और जो लो कॉस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है वो काफी शुरू हो गई। बाद में इंडिया का जिस तरह का ग्लोबल सिनेरियो में इंडिया का नाम हुआ, हमने ग्लोबल इन्वेस्टमेंट दिया है। लार्ज स्केल कंपनी जैसे सैमसंग ने दिया और अब एप्पल ये भी इंडिया से प्रोडक्शन कर रही है। तो इन कंपनियों से आने में दो तरह के फायदे हुए। एक तो टोटल हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग है वो काफी बढ़ गया। जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग अभी भी बहुत तेजी बढ़ने जा रही है। $30 बिलियन की टोटल मैन्युफैक्चरिंग थी, नेक्स्ट 4 ईयर में $125 बिलियन की प्रोजेक्ट की जा रही है। और दूसरा हमारा ये भी एक फर्क पड़ा कि जो हम लो प्राइस मोबाइल से उसमें हम काफी जो है सोफिस्टिकेटेड प्राइस सेगमेंट में भी चले गए हैं। तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट हमें दिखा रहा है वो काफी इंप्रेसिव दिखा रहा है। जैसे आपने भी फिगर की बात की कि हम अगर कैलेंडर ईयर वाइज देखते हैं और तो हमारा रफली पिछले साल में 2021 में करीब $4.9 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ है। और अगर हम इसको 4 इयर्स में कंपेरिजन कीजिए तो हमारा 2017 में जस्ट $0.15 बिलियन का एक्सपोर्ट था। और ग्लोबल सिनेरियो में जहां पे ग्लोबली जो मोबाइल इंपोर्ट जो है वो अराउंड कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 3% से बढ़ रहा है, इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो ओवर 140% से बढ़ रहा है। तो जिस तरह की हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया वो इन्वेस्टमेंट के अब डिविडेंड आ रहे हैं। जो इनिशियली 2014-15 में जो फेज मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिक्स में शुरू हुआ था उससे भी काफी मदद मिली है। और जैसा आपने बताया 2020 से जो हमारा PLI स्कीम है वो एक गेम चेंजर रहा है और उसकी सबसे सक्सेसफुल अर्ली स्टोरी मोबाइल सेक्टर में ही आई। और मेरे को लगता है जैसे आने वाले दिनों में हम कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, हम सेमीकंडक्टर्स फैब की बात कर रहे हैं, तो इस सेक्टर को आने वाले दिनों में और भी ज्यादा देखा जा सकता है। इंडिया खुद भी बहुत बड़ा कंजम्पशन सेंटर है मोबाइल का। हमारे यहाँ अराउंड 1.2 बिलियन मोबाइल सब्सक्राइबर है, मोर 75 मिलियन स्मार्टफोन यूजर, और ये नंबर बढ़ता ही जाएगा। तो एक हमारी डोमेस्टिक डिमांड बढ़ रही है, वो भी एक कारण है। फॉरेन कंपनीज ने जो आया है और इंडियन कंपनीज भी आ रही हैं। अनफॉर्चुनेटली लास्ट 4-5 ईयर्स में इंडियन कंपनीज का शेयर, मार्केट शेयर घट गया है, बट अब हमने पिछले 2 साल से देखा है वो शेयर भी बढ़ रहा है। तो बहुत अच्छा ट्रेंड है और मेरे को लगता है कि PLI स्कीम से जब हम कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग करने लगेंगे तो इस सेक्टर में हमारा वैल्यू एडिशन भी ज्यादा बढ़ेगा। बिल्कुल, बहुत अहम बात आपने कही है कि ट्रेंड्स अच्छे हैं और जाहिर सी बात है कि ये जो ट्रेंड्स हैं वो और ज़्यादा मजबूत से मजबूतर नज़र आएँ, इस पर फोकस करना होगा। और कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग की जो बात हो रही है उस पर जो एक निर्भरता के बार बार सवाल उठते हैं उसको कहीं ना कहीं हमें उस पर बहुत जोर लगाना होगा। महेश उपल साहब, मैं आपके पास आना चाहूँगा। बहुत उम्मीद के तौर पर देखा जा रहा है कि चीन जो है, और चीन में जिस तरह से बड़ी बड़ी कंपनियां वहां पर अपनी यूनिट्स लगाती थीं, वो अब वहां की क्राइसिस और वहां की टाइटन पॉलिसी की वजह से भारत की ओर देख रही हैं। बड़ा गंभीर मंथन चल रहा है, दिन हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। हम नहीं जानते कि वो पूरी तरह से भारत में आएंगी या यूनिट पूरी शिफ्ट होगी, नहीं, ये तो आगे ही पता चलेगा। लेकिन ये बहस होना कि एप्पल जैसी कंपनी बड़े बड़े अपने जो यूनिट्स हैं वो पूरी शिफ्ट करना चाहती है, इसके बारे में भारत पर के बारे में विचार करिए। कितनी बड़ी उम्मीद के तौर पर इसे देखते हैं? शक नहीं कि हम लोगों ने इस पूरे एरिया में पहले से कहीं ज्यादा फोकस
किया है और उसमें हमें कुछ परिणाम भी देखने को मिले हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही खुशी और बहुत ही सेटिस्फैक्शन का विषय वो है, कारण है, जिसमें हमें कोई भी हमें ये जो हमारी उपलब्धियां हैं उनको किसी भी तरीके से अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, पर हमें इनको ओवर एस्टिमेट भी मैं मानता हूं नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो चुनौती है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, ये कोई बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि हमारे जो ये एक्सपोर्ट जो हम बात करते हैं, यदि हम इनको अपने इंपोर्ट्स के साथ कंपेयर करेंगे तो हमें उस प्रॉब्लम का पूरा जो साइज है वो समझ आने लगेगा। और आज की डेट में हमारे जो भी एक्सपोर्ट्स हैं, और उसमें कोई शक नहीं है कि वो बहुत इम्प्रेसिव हैं, और वो एक खास कारण है उनका, क्योंकि वो पीएलआई जो भारत की जो सब्सिडी स्कीम बनी है वो काफी सफल रही है और उसके लिए भी हमें खुश होना चाहिए। पर हमें ये भी देखना है कि हमारे सामने चुनौती कितनी बड़ी है, और आज की डेट में भारत का जो सबसे बड़ा इंपोर्ट आइटम है वो इलेक्ट्रॉनिक्स है। पेट्रोलियम के बाद दूसरा जो सबसे बड़ा इंपोर्ट आइटम है हमारे देश के लिए और जो देश की निर्भरता बढ़ाता है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट। तो इसलिए हमें दोनों चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, और एक चीज और भी हमें ध्यान रखनी चाहिए कि हम इस बहाव में बह ना जाएं, क्योंकि ये जो चीन से जो एग्जिट हो रहा है, जिसके कारण आपने ठीक से बताए हैं, क्योंकि वहां पर एक और मंथन चल रहा है और लोग और भारत विश्व में भी जियो पॉलिटिक्स की वजह से भी काफी रिव्यू और रीथिंकिंग चल रहा है, पर उसके जो सबसे बड़े बेनिफिशियरीज हैं वो है वियतनाम, ना कि भारत। तो हमें ये भी देखना है कि हम एक छोटे देश हमारे देश के मुकाबले में, उससे भी हम इतने ठीक से मुकाबला नहीं कर पाए इन इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करने में। तो हमें एक तरफ ये खुशी होनी चाहिए कि हमारी उपलब्धियां बढ़ रही हैं, पर हमें दूसरी तरफ से अपना जो टारगेट है उससे नजर नहीं हटाना। तय बात की क्रिटिकल होना पड़ेगा खुद की, कहीं ना कहीं हमें काफ़ी हद तक आलोचना भी करनी पड़ेगी। वियतनाम का बहुत ही बेहतर आपने उदाहरण दिया, और जाहिर सी बात है भारत अपने कंज्यूमर बेस को बहुत बड़ा आधार बना सकता है, और उस आधार पर जो बात कही जा रही है कि इन्वेस्टमेंट खींचने की, उसमें कहीं ना कहीं हमें पूरा जोर लगाना होगा। अरविंद बाली साहब, मैं आपके पास आना चाहूँगा, और इस पूरी चर्चा में बार बार सवाल ये उठता है कि जब इस तरह की शिफ्टिंग होती है तो सबसे पहले प्रश्न उठता है स्किल्ड वर्क फोर्स का, और चीन या वियतनाम जिस तरह से एक कह सकते हैं कि किफ़ायती आपको वर्कफोर्स दे रहे हैं, स्किल्ड, उसके साथ स्किल्ड वर्कफोर्स दे रहे हैं, क्या उस पैमाने पर भारत खुद को तैयार कर पा रहा है, उस डिमांड को पूरी करने की हालत में है? हम लोग 3 मिनिस्ट्रियां इस पे काम कर रही हैं। एक तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, माईटी, और सबसे ज्यादा मैंने जो पिछले 1-1.5 साल में फोकस देखा है वो स्किल डेवलपमेंट के ऊपर देखा है, चाहे वो 5G स्किलिंग से लेके है या फिर जो PLI स्कीम में जो कंपनीज आई है उनकी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। सैटरडे को हमारे जो मिनिस्टर हैं, मिस्टर अश्विनी वैष्णव साहब, उन्होंने पूरी 4 घंटे की एक मीटिंग ली, PLI कंपनीज को बुलाया, वो टेलीकॉम ईयर मैन्युफैक्चरिंग में जो PLI स्कीम है उसके लिए किया, बट वैसी ही मीटिंग बाकी सब सेक्टर्स की भी हुई है। उसमें उन्होंने स्किल काउंसिल हमको भी बुलाया, और एक बहुत बड़ा एजेंडा ये लेकर चल रहे हैं कि ये सब हम जो काम कर रहे हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं जो कि एक एलिमेंट बनते हैं सक्सेस के। तो एक तो जो है बॉटल नेकिंग, जो भी इश्यूज कस्टम के हैं या ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है, वो सब चीजें हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा जो मुद्दा रहता है वो स्किल्ड मैन पावर की अवेलेबिलिटी का है। तो उसके लिए हम लोग प्रोएक्टिवली काफी काम कर रहे हैं। हमारे जो सारे के सारे जो QPs हैं, क्वालिफिकेशन पैक जिसको बोलते हैं, वो सारे के सारे बिल्कुल लेटेस्ट वो चल रहे हैं। जहां तक आपका ये कि हमारी जो मैन पावर है
वो इंटरनेशनल लेवल पे कैसी है। तो चाइना के कंपैरिजन में तो हम शायद अभी 1/3 पे ही रह गए हैं। बहुत सस्ती है अभी भी हमारी मैन पावर। और वियतनाम ठीक है, थोड़ा सा हमसे कम है, लेकिन इंडिया का एक अपना एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि आज की डेट में चाहे वो हैंडसेट हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक के कोई भी और गियर्स हो या कुछ भी हो, उसमें सिर्फ हार्डवेयर का ही रोल नहीं है, एक सॉफ्टवेयर का बहुत बड़ा रोल है। और हम इंडिया में सबसे अच्छी स्किल्ड मैन पावर हमारे पास सॉफ्टवेयर के ऊपर है। अभी आगे चल के जैसे अब इंडस्ट्री 4.0 के ऊपर बात हो रही है, तो उसमें इंडिया ऑलरेडी बहुत एडवांस है, क्योंकि हमारे पास सारे ये जो मशीन लर्निंग और इन सब के प्रोग्राम्स हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि स्किलिंग से रिलेटेड कोई भी चैलेंज नहीं है, क्योंकि फॉर्चुनेटली एक और बहुत अच्छी बात है कि हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट राजीव चंद्रशेखर, और वही हमारे मिनिस्टर हैं ऑफ स्टेट स्किलिंग के लिए हैं। तो जहां तक ये फोकस जो स्किल मैन पावर के लिए है, मेरे ख्याल शायद उनसे ज्यादा इसके ऊपर कोई और काम नहीं कर रहा है। वो मेरे ख्याल दोनों चीजों को बहुत ध्यान से देख रहे हैं, और ये हमारी हमेशा कोशिश है कि इंडस्ट्री को हम प्रोएक्टिवली सप्लाई करें। उस दिन सैटरडे को हमने 42 कंपनियों के साथ मीटिंग की, उन सबसे उनकी डिमांड, उनका सब कुछ पूछा है, और हम हर एक कंपनी को उनकी रिक्वायरमेंट पूरी तरह से सेटिस्फाई कर रहे हैं। बाकी ये है कि यस, जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जा रही है, हम अपना ट्रेनिंग का बजट बढ़ाते जा रहे हैं, ट्रेनिंग के एफर्ट बढ़ाते जा रहे हैं, और ट्रेनिंग का लेवल ऊपर लेके जा रहे हैं। क्योंकि एक और भी जो सोच आ रही है वो ये आ रही है कि हमें इस लेवल पे नहीं लेके आना चाहिए। जैसे मिस्टर ऊपर ने बोला कि कॉम्प्लिसेंट नहीं होना है छोटी छोटी सक्सेस देख के, हमें 4-5 सालों में तो बहुत ऊपर लेके जाना है कंट्री को। जो जैसे कंट्री का जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक की है, 2026 में हम $300 बिलियन की बात कर रहे हैं, यही 30 तक जाके 500 बिलियन की बात हो रही है। तो उसके लिए सारा कुछ, सारी सिस्टम परफेक्ट होना एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए हम सब लोग काम कर रहे हैं। और स्किल पे तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा फोकस है। मैंने अपने 40 साल के वर्क करियर में इतना फोकस स्किल्ड मैन पावर के लिए और ट्रेनिंग के लिए कभी भी नहीं देखा।